नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम यूपीएससी, ईपीएफओ के, एपीएफसी एज वेल एज ईओएओ के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, उनका एक आइडिया लेंगे थ्रू एमसीक्यूज। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इस सेशन में। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनके थ्रू 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आई होप आप लोग तैयार हो। तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि ईपीएफओ का ईओएओ एग्जाम जो 2021 में हुआ था, उनमें कई सारे एस्पिरेंट्स को हमने हेल्प की थी टू इन द जर्नी, जो कि वो एस्पिरेंट से एक ऑफिसर बन पाए उसमें। आई होप आप लोग भी इन सेशंस का बहुत अच्छी तरीके से इस चीज में जो है यूज करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं इस तरीके से, उनको आपको देखना होता है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं। पहला स्टेप हमारा होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं, आपको देखना है। दूसरी बात, ये जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन का रीजन, जो स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है इसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है क्या, वो भी आपको चेक करना है। उसके बेसिस पर आपको ऑप्शन चूज करने हैं। both A and R are true and R is the correct explanation of A। रीजन जो दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का या नहीं है, या फिर एक ट्रू है एक फॉल्स है, वो आपको चुनना है। राइट, तो अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अ बस एंड अ कार विथ लोअर वेट देन दैट ऑफ द बस। तो यहाँ पर एक बस है और इसी के पैरेलल एक कार भी मूव कर रही है। राइट, उसके पैरेलल ही उसके बगल में ये कार मूव कर रही है। तो यहाँ दोनों मूव कर रहे हैं एक रोड पर, और कहा गया है मूविंग एट द सेम वेलोसिटी। तो इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है। ऐसे में दे आर ब्रॉट टू रेस्ट, ब्रेक्स अप्लाई किए गए और दोनों को ही एक साथ रेस्ट पर लाने की कोशिश की गई है। इसमें सेम रिटार्डिंग फोर्स, सेम फोर्स लगाया गया है दोनों को रेस्ट में लाने के लिए। जो ब्रेक्स अप्लाई किए गए उससे जो फोर्स लग रहा है वो सेम है। द कार विल ट्रेवल लेसर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, कहा गया कि कार जो है वो लेस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है, जो बस है और कार है, अगर हम वेलोसिटी ऑफ बस v भी ले ले और कार का v c ले ले तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये दोनों v ही हैं। राइट, तो यहाँ रीजन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी टू बी डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स। ओके, तो आराम से समझते हैं। बस एंड कार मूव कर रहे हैं, उनको रेस्ट पे लाना है, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसमें एक तरह की एनर्जी होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी टू बी डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स। यस, काइनेटिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना होगा। कैसे हम करेंगे? वर्क उस पर करना पड़ेगा, यानी कि फोर्स जब आप अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्टेंस मूव करता है। याद करिएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स जब आप अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है एंड देन काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। और वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं कि ये जो वर्क डन है, जितना भी काइनेटिक एनर्जी है उतना आपको वर्क करना पड़ेगा टू डिस्ट्रॉय इट। तो ये दोनों चीजें जो है इक्वल होती हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम ये चीज भी जानते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, वो हमें देखना है। डिस्प्लेसमेंट जो कार का है वो कम है, ये चीज हमें बतानी है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें, काइनेटिक एनर्जी बस, अब ये मूव कर रहे हैं, पहला जो केस है, तो काइनेटिक एनर्जी बस का कितना होगा? हाफ m जो बस का है इंटू वी स्क्वेयर। वी स्क्वेयर तो दोनों का सेम है। और काइनेटिक एनर्जी जो कार का है वो कितना होगा? ये आई होप आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर फॉर काइनेटिक एनर्जी। वी भी दोनों में सेम है, तो जब बस का जो मास है वो ज्यादा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। लेट्स से जो बस का मास है 100 kg है और कार का जो है 50 है, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतना आ जाएगा। ओके, अब इन पर फोर्स अप्लाई करना है सो दैट दे स्टॉप। फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है दोनों में ही सेम है। ठीक है, फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है दोनों में सेम है। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, जो फोर्स, जो वर्क डन हमारा है उसको इक्वल होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। और साथ में जो आपको स्टॉप करना है, तो काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय करने के लिए वर्क आपको करना होगा, उसमें जो फोर्स लग रहा है वो सेम है। अब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम कह रहे हैं उसको, जो ट्रैवल किया जा रहा है बाय द बस और जो ट्रैवल किया जा रहा है बाय द कार,
इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ये वाला वैल्यू बड़ा है, फोर्स दोनों में सेम है, सेम वैल्यूज है, ये वाला वैल्यू बड़ा होगा ताकि इसको मैच कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय द बस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बाय द कार। आप समझ सकते हो यहाँ पर छोटा वैल्यू है तो एस का वैल्यू जो है छोटा होगा, यहाँ ये वैल्यू बड़ा है तो ये बड़ा होगा क्योंकि फोर्स यहाँ पर सेम है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय द बस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बाय द कार, ये चीज हमें समझ में आ गया। कार ट्रैवल लेसर डिस्टेंस, ये भी सही है। इसका रीजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो डिस्ट्रॉय किया जाना है वो उस पर वर्क करना होगा। ओके, तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर थी। अगर आपको जो है सही से ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो इस तरह का क्वेश्चन छोड़ना बेटर होता। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, राइट। तो फटाफट की जा सकती हैं, बट देन ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम के, और साथ में जो फॉर्मूला है वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, हाफ एम स्क्वायर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, राइट। तो तभी आप सही से कर सकते हो। तो यहाँ पर यस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस, दोनों ही स्टेटमेंट पहले तो सही है, तो हमारा आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये रीजन जो दिया गया है इसका सही रीजन है, तो यानी कि सही जवाब हमारा होगा ए, राइट। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2002 में पूछा गया है, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ए। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऑल्दो जनरल साइंस हम कहते हैं, बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी होते हैं, और वो मेनली एपीएफसी एग्जाम में आप देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया एपीएफसी में। यहाँ देखिए, बिसाइड्स रेसिस्टेंस टू पेस्ट व्हाट आर द अदर प्रोस्पेक्ट्स फॉर व्हिच प्लांट्स हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स में की जाती है। फायदे क्या है, उसका यूज क्या है। रेसिस्टेंस टू पेस्ट, यानी कि जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं पेड़ जो हम क्रॉप्स लगाते हैं उनमें, उसको रेसिस्ट करते हैं। यस, ये एक है। उसके अलावा और क्या क्या है वो पूछा जा रहा है। टू एनेबल देम टू विथस्टैंड ड्रॉट, टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, to enable them to grow and do photosynthesis in spaceship and space stations to increase their shelf life। पहला देखिए, enable them to withstand drought। ठीक है, ड्रॉट रेसिस्टेंस भी ये प्लांट में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ला सकते हैं। और मोस्टली आप याद रखिएगा, जब भी इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर केसेस में वो उसका जो आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव होता है ज्यादातर केसेस में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन गो फॉर दिस, बट ये आपको ब्लाइंडली नहीं करना है, अच्छे से पढ़ने हैं स्टेटमेंट्स और उसके बाद करना है। ज्यादातर केसेस में ऑल ऑफ द अबव होता है। यहाँ देखिए, तो एनेबल विथस्टैंड ड्रॉट, ड्रॉट रेसिस्टेंट जीएम क्रॉप्स के बारे में भी हमने सुना है, यस ये होता है। और इसके एप्लीकेशंस पूछे गए हैं, यानी कि अगर अभी नहीं हो रहा है, आगे जाकर भी हो सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उनमें से कुछ ये है। टू इंक्रीज न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, प्रोड्यूस जो है उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज बहुत आराम से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कर सकते हैं। एनेबल टू देम टू ग्रो एंड फोटोसिंथेसिस, स्पेसशिप में स्पेस स्टेशन में भी फोटोसिंथेसिस कर ले। यस, फ्यूचर में हम कर सकते हैं, शायद अभी नहीं है बट फ्यूचर में हम कर सकते हैं। एप्लीकेशंस जब हम कह रहे हैं तो यस, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव 1 2 3 एंड 4 होगा। मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में ये होता है। इन सारी एक्सप्लेनेशन इसकी आपको यहाँ पर दे दी गई है। अब एक क्वेश्चन ईओएओ का देख लेते हैं, 2021 में पूछा गया है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस। ठीक है, बेसिक जो बायोलॉजी है उसमें से पूछ लिया गया है। दो वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जब भी क्वेश्चन आप पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन को देख लो कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, वरना आपका आंसर गलत जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ह्यूमंस में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इनमें से कौन सा वो नहीं है पूछा जा रहा है। नाम देखते हैं, ओवरीज, ओविडक्ट, सर्विक्स और स्टैमन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ह्यूमंस में है वो नहीं है, वो पूछा जा रहा है।
ओवरीज, ओविडक्ट एंड सर्विक्स, ये तीनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो ह्यूमंस में हम देखते हैं। बट ये स्टैमन जो है ये नहीं है, ये फीमेल भी नहीं है, ये एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये ह्यूमंस में नहीं प्लांट्स में देखा जाता है। एसेंशियली फ्लावर में आपको देखने को मिलेगा ये जो स्टैमन है वो, ठीक है। पॉलन ग्रेन इस पे होते हैं और ये पॉलन ग्रेन स्टैमन से स्टिग्मा पे जाते हैं जो फ्लावर है उसके, एंड देन फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन होता है। ओके तो स्टैमन यहाँ पर डी इज द राइट आंसर, इट इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवरी जो है यहाँ पर ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दे फाइनली फर्टिलाइज विद द स्पर्म और वो जो है एग प्रोड्यूस करता है। ओवरी हो गया, ओविडक्ट हो गया, सर्विक्स हो गया, दीज आर द पार्ट्स। अब फ्लावर की अगर हम बात करें, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर हम लें तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पिस्टिल ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। एंथर और फिलामेंट इसका जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पॉलन ग्रेन दिखेंगे और ये पॉलन ग्रेन फीमेल जो स्टिग्मा है उस पर लैंड होता है और उससे जो है फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन होता है। ये कुछ पार्ट्स के नाम बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, तो ये भी हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख के। अब ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये पूछा गया है। सॉरी यहाँ पर जो है करेक्ट आना चाहिए। वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेंजेस बिटवीन, ठीक है। तो एक्चुअली ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर आपको चुनना है। अल्ट्रावायलेट रेस के जो वेवलेंथ है वो किन दो रेस के बीच में रेंज करते हैं ये पूछा जा रहा है। इंफ्रारेड एंड रेडियो, विजिबल एंड रेडियो वेव्स, गामा रेस एंड एक्स रेस, या फिर एक्स रेस एंड विजिबल वेव्स, ठीक है। तो इस के लिए आपको जो पूरी स्पेक्ट्रम है उसके बारे में पता होना चाहिए, जहां पर जो विजिबल लाइट है उसके साथ में वी हैव अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड रेस, ठीक है। ये सारे जो है आपके अरेंज्ड होते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है एक्स रेस और इधर गामा रेस, राइट। और यहाँ पर माइक्रोवेव्स आपके आते हैं और रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको याद रखने होंगे। तो ये पूरा जो है यहाँ से जो वेवलेंथ है वो कम होते जाता है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है। ये पूरा जो स्पेक्ट्रम आपको पता होना चाहिए, कैसे वेवलेंथ चेंज हो रहा है, कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है इनकी। और ये यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्ट्रावायलेट के बारे में पूछा गया है, किन दोनों के बीच में है ये पूछा जा रहा है, तो विजिबल लाइट एंड एक्स रेस के बीच में है, जो कि हमारा बन जाता है आंसर डी, ठीक है। तो इनकी जो प्लेसिंग है ये फिक्स्ड है और ये चीज आप इस जो डायग्राम है इससे याद रख सकते हो। यहाँ पर विजिबल लाइट के उस साइड जो रेड वाला साइड है वहां पर इंफ्रारेड आपको देखने को मिलेगा, वायलेट वाला साइड है वहाँ अल्ट्रा वायलेट आपको देखने को मिलेगा, और U इज रिलेटेड टू एक्स एंड जी, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, यू एच जी, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेस, गामा रेस, और I इज रिलेटेड टू M एंड R, और माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स इस तरफ आते हैं। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये जो स्पेक्ट्रम के अलग अलग रेस के अलग अलग इनके जो है इंपॉर्टेंस है। आप ये फिगर्स भी याद रख सकते हो। रेडियो वेव्स किस में यूज होते हैं, माइक्रो, इंफ्रारेड, ये सारे, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो वेवलेंथ जो है वो कम होता जा रहा है, वेव का जो लेंथ है उसे वेवलेंथ कहते हैं एसेंशियली, वो कम होता जा रहा है। यानी कि रेडियो वेव्स के वेवलेंथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू विजिबल लाइट, बट फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम, वो हम कह सकते हैं कि यहाँ इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो इस खाने में लेट से 1.5 वेव आ रहा है, यहाँ पर हाफ वेव भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स जो आ रहे हैं विद इन पर्टिकुलर टाइम, तो वो इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो 3 से 4 वेव्स आ रहे हैं। एक्स रेज का बहुत ज्यादा है फ्रीक्वेंसी इन कंपेरिजन टू रेडियो वेव्स, बट वेवलेंथ उसका कम है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इस फिगर से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसमें से सवाल पूछा गया है प्रीवियसली एंड उसी के बेसिस पर ये सवाल भी बनाया गया। आगे ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ एन ऑक्सीजन एटम, इस तरह का सवाल भी पूछा गया है ईओएओ में। यहाँ पर 1.32 इंटू 10 पावर -10 मीटर, 1.32 माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम। तो बेसिकली जो साइज ऑफ एटम्स होते हैं 10 पावर -10 मीटर के रेंज में होते हैं। 10 पावर -10 मीटर को हम कहते क्या है, इसको हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं।
इसका जो नाम है एंगस्ट्रॉम होता है। 10⁻⁹ मीटर को हम क्या कहते हैं, नैनोमीटर कहते हैं, राइट। तो ये सारे जो है आपको याद होने चाहिए। 10⁻⁶ मीटर को हम माइक्रोमीटर कहते हैं, राइट। 10⁻³ मीटर को हम मिलीमीटर कहते हैं, ओके। तो ये सारे जो है रेंजेस है, और बेसिकली जो एटम्स के हैं वो 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में आते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाते हैं, बट यहाँ और यहाँ इन दोनों चीजों में हमें जो है कंफ्यूजन हो सकता है। ये भी 10⁻⁻10 है और ये एंगस्ट्रॉम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1 × 10⁻⁻10 यही रेंज होती है एटम्स के साइजेस की। 1320 1320 ये सही नहीं है, ओके। तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर्स ये रेंज होती है एटम के साइजेस की, एंड सो द करेक्ट आंसर इज ए। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बट देन ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसका जो बैकग्राउंड है। इज द करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको दे दी गई है। ये अगेन एक क्वेश्चन EOIO 2021 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडिंग टू वाटर विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो जब हम वाटर में जो है बीम ऑफ लाइट जो है उसे पास करते हैं, तो ये बीम ऑफ लाइट स्कैटर होती है, और इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस में आपको वो पूरा जो वाटर का जार है वो इल्यूमिनेट हो जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक रूम है, थोड़ा सा डस्टी सा रूम है, उसमें जब सन के रेज आते हैं तो आप देख सकते हो उनमें आपको पार्टिकल्स ऐसे मूव होते हुए दिखेंगे। तो वो जो पार्टिकल्स है वो एक्चुअली लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, उसकी वजह से खुद इल्यूमिनेट हो रहे हैं। इसको हम टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। और ये जो टिंडाल इफेक्ट है आपको दो ही तरीके के सब्सटेंसेस में देखने को मिलेगा। एक को हम मोस्टली सस्पेंशन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सस्पेंशन होता क्या है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर कहते हैं। एयर जो है बहुत सारे चीजों का अलोंग विद डस्ट पार्टिकल्स कॉम्बिनेशन है। डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं एयर में, तो इस सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है जो सस्पेंडेड हैं वो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं ये स्कैटरिंग इफेक्ट या फिर टिंडाल इफेक्ट। सस्पेंशन, या फिर एक और टर्म है जो कि सस्पेंशन जो है, लेट से 100 साइज है अगर पार्टिकल्स का सस्पेंशन के अंदर। लेट आप एक एग्जांपल ले सकते हो, वाटर में जब आप सैंड डालोगे तो वो एक सस्पेंशन बन जाता है, मिट्टी जब डालते हो तो वो सस्पेंशन बन जाता है, कुछ पार्टिकल्स फ्लोट होते रहते हैं उसमें, राइट। तो उसका साइज, वो जो पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, कोलॉइड जो है लेट से इससे थोड़ा कम साइज उसका होता है, ठीक है। कोलॉइड एक नाम है जहां पर पार्टिकल का साइज थोड़ा कम होता है। अब पार्टिकल का साइज बहुत ही कम हो गया, लेट से 1 हो गया साइज, तो वो मेनली एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके। पार्टिकल का साइज, आपको जब नमक डालते हो पानी में मिक्स करते हो, फिर आपको नमक के पार्टिकल्स दिखते ही नहीं है, तो वो एक सॉल्यूशन है। उन दोनों के बीच के जो है उसको हम पार्टिकल साइजेस, उसको हम कोलॉइड कहते हैं, और इनके स्पेसिफिक जो है स्पेशल इनके प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सस्पेंशन एज वेल एज कोलॉइड अगर होगा तब वो ये टिंडाल इफेक्ट जो है वो शो करेगा। सॉल्यूशन बन गया तब वो टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करेगा। यहाँ पर देखते हैं कॉपर सल्फेट को अगर हमने वाटर में डाला तो क्या बनता है। कॉपर सल्फेट एक तरीके का सॉल्ट है, और जब तक उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई ना हो, सॉल्ट आप डालोगे तो वो मिक्स होता जाता है। जब भी सॉल्ट हम ऐड करते हैं इन वाटर, दैट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। अभी अभी हमने देखा कि टिंडाल इफेक्ट सॉल्यूशंस में आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स ही आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो वो स्कैटर क्या करेंगे, राइट। सॉल्ट आपने डाला, पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं नहीं, लाइट पास करोगे नहीं दिखेंगे फिर भी, क्योंकि वो सॉल्यूशन बन चुका है। सॉल्यूशन में हमें देखने को नहीं मिलता। विच वन ऑफ दीज डज नॉट स्कैटर अ बीम, ये पूछा गया है, डज नॉट सॉल्यूशन, और ये सही हमारा जवाब है। चॉक पाउडर, क्या चॉक पाउडर डालो सस्पेंशन बन जाएगा, आपको पार्टिकल्स दिखेंगे। मिल्क पे अगर आप डालोगे उसमें आपको जो फैट के पार्टिकल्स है वो देखने को मिलते हैं। आप जो है उसे कई बार थोड़ा गर्म करते हो तो आप जो ऊपर छाली देखते हो, जो लेयर बन जाता है वो फैट पार्टिकल्स है, तो वो पार्टिकल स्कैटर करते हैं। मिल्क में इंक जो है वो भी पूरी तरीके से वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, और इसके भी आपको जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो है टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं, कॉपर सल्फेट नहीं शो करेगा। तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, बिकॉज कॉपर सल्फेट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। आई होप बेसिक आपको समझ में आ गया, ये सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया गया।
अब एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, अगेन इसी तरीके का क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है। वो अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड या फिर चैडविक। सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो है ये डिस्कवर किया गया है बाय जे थॉमसन। प्रोटॉन का जो है वो थोड़ा बहुत डिस्प्यूटेड है, बट डिस्कवरी जो है ई गोल्डस्टीन, इनको कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जो है डिटेक्ट किया था। बट डिस्कवरी का पूरा श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। बट ये क्वेश्चन जब प्रीवियसली एपीएफसी में आया था, की में ई गोल्डस्टीन दिया हुआ था, तो हमारा प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर्ड अगर पूछा जाता है तो हम ई गोल्डस्टीन के साथ जाएंगे। चैडविक, ये न्यूट्रॉन को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो द करेक्ट आंसर हियर इज ए अनडाउटेडली, और इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है। अब एसिड्स एंड बेसिस, ये एक टॉपिक है जिससे सवाल आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, बेसिक्स है ये। विनेगर, एसिटिक एसिड, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड। सोप में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, हम देखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, राइट। तो ये चीज हम देखते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। क्या ये सही है? सिट्रस फ्रूट्स इज सिट्रिक एसिड, नॉट फॉर्मिक एसिड। तो डी यहाँ पर सही मैच नहीं किया गया है। इसका पूरा आप देख सकते हो यहाँ पर, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें होता है? एंट के स्टिंग में। जब रेड एंट्स जो है वो स्टिंग करते हैं तो उसमें से भी एसिड जो है हमारे बॉडी में रिलीज होता है, और ये जो है फॉर्मिक एसिड होता है एसेंशियली। एसिटिक एसिड, विनेगर, ये सारा आपको याद रखना है। लैक्टिक एसिड कर्ड, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होता है, और काफी सिट्रस फ्रूट्स में जो विटामिन सी, जिसमें आप जिसको आप कहते हो एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। टार्टारिक एसिड टैमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज में देखने को मिलता है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है विटामिन डेफिशिएंसीज। ये भी पूछा जाता है। स्कर्वी जो डिसीज है ये किसके वजह से होता है? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से? ए, B1, C या डी? तो ये आपको याद रखने हैं कौन सा किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, सी इज द राइट आंसर। विटामिन ए के डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन या रातौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ओके, आईज को इफेक्ट करता है। विटामिन B1, बेरी बेरी जो है ये डिसीज होता है, उसमें क्या होता है? मसल्स वीक हो जाते हैं। तो B1 इज रिलेटेड टू बेरी बेरी। बी एंड बी आराम से आप मैच कर सकते हो। विटामिन सी स्कर्वी होता है। विटामिन डी जो है रिकेट्स होते हैं। स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स। रिकेट्स क्या है? बोन्स आपके सॉफ्ट एंड वीक हो जाते हैं, बेंड जो है हो जाते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन एंड टूथ डीके होता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर हो जाता है, यहाँ पर जो है फूल जाता है, ग्लैंड्स इन द नेक ये जो है स्वोलन हो जाते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? अनीमिया, राइट। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। एंड ये 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जो चीजें हम इस सेशन में पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड। बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, B1, C या डी? बहुत ही आसान होगा इसको आंसर करने का। आप जरूर कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को आंसर करिएगा, राइट। इसके साथ आपकी जो प्रिपरेशन है उसको अगर आप बहुत अच्छी लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आपकी हेल्प करने के लिए हम लेकर आए हैं ये कोर्सेस आपके सामने। ये 3 कोर्सेस, मास्टर पैक, टेस्ट सीरीज पैक या टेस्ट सीरीज को आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास सारा मटेरियल है, अच्छे से आप पढ़ सकते हो, आपको बस अपने जो नॉलेज है उसको टेस्ट करना है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जानते हो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इन दोनों ही पेपर्स में जो कि जनरली हम जब प्रिपेयर करते हैं तब इनको नहीं हम प्रिपेयर कर पाते, जैसे इंश्योरेंस हो गया, ऑडिटिंग हो गए, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज हो गए। इनसे रिलेटेड जो हैंडआउट्स हैं और इनसे रिलेटेड वीडियोस हैं, यानी पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा ओनली इन टॉपिक्स का टेस्ट सीरीज प्लस में, जहां पर सारे सब्जेक्ट कंपोनेंट्स के टेस्ट सीरीज है, साथ में जो अनकन्वेंशनल टॉपिक्स है इनके मटेरियल आपको दिए जाएंगे अलोंग विद वीडियो लेक्चर्स। अगर आप चाहते हो कि सारे ही कंपोनेंट्स का मटेरियल, वीडियो लेक्चर विद टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप मास्टर पैक ऑप्ट कर सकते हो। तीनों ही आपको एक एम, सक्सेस की ओर ले जाएंगे, और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई और क्वेरी है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर 8146207241, या फिर आप मेल कर सकते हो hello@edutab.co.in। अगर हाँ ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं तब भी आप मेल कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।